तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। तबलीगी जमात मरकज के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लिया जाएगा। इंतजामिया के साथ वक्फ बोर्ड मौके का जायजा लेगा। निजामुद्दीन एसएचओ के साथ वक्फ बोर्ड की टीम मरकज का जायजा लेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में कल फिर मरकज मामले को लेकर अगली समाअत होगी। तो गुज़िश्ता साल जब कोरोना केसेस में शिद्दत आ रही थी, उसके बाद से जब बड़ी तादाद में कोरोना के मामले तबलीगी जमात मरकज निजामुद्दीन से सामने आए थे, उसके बाद से तबलीगी जमात मरकज को बंद कर दिया गया था। तो तबलीगी जमात मरकज के हवाले से सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लिया जाएगा और इसी ज़िम्न में दिल्ली हाईकोर्ट में कल फिर इस मामले को लेकर समाअत होगी। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम शहजाद, तबलीगी जमात मरकज को लेकर जायजा लिया जाएगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से मरकज का जायजा लिया जाएगा, और क्या कुछ तफसील? देखिए साहब, आपको मालूम है पिछले साल मार्च में जब कोरोना वायरस के बहुत सारे मामले मरकज़ से मुतालिक सामने आए थे, उसके बाद मरकज़ को सील कर दिया गया था। उसके बाद से जो तमाम इबादतगाहें हैं वो खोल दी गई, लेकिन मरकज़ नहीं खुल सका। हालांकि साकेत कोर्ट ने एक बार मरकज़ खोलने की इजाज़त भी दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस रिवीजन में चली गई और उसके बाद ये मामला स्टे में चला गया। इस मामले को लेकर जब पिछली समाअत हुई थी तो शब बारात का हवाला दिया गया था और ये कहा गया था कि शब बारात और रमज़ान में क्योंकि मुसलमान काफ़ी ज़्यादा जो है इबादत करते हैं, इसलिए मरकज़ को खोला जाए। जिसके बाद 50 लोगों की परमिशन दी गई थी और उनका वेरिफिकेशन हुआ था निजामुद्दीन थाने के जरिए, एसएचओ के जरिए, और ये तमाम कार्रवाई करने के बाद 50 लोगों को इजाज़त दी गई थी। और रमज़ान क्योंकि कल से शुरू होने ही वाले हैं, हालांकि चांद पर सब कुछ डिपेंड है, लेकिन अगर आप देखें तो इस मामले में आज जो समाअत हुई है उसमें अदालत ने कहा है कि वहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी क्या होगी, सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर कितने लगे हुए हैं और कितने लोगों की कैपेसिटी है, क्योंकि ये जो मस्जिद है जिसको तबलीगी जमात मरकज़ का कहा जाता है, ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद में कई फ्लोर हैं और उन फ्लोर्स पर कितनी कैपेसिटी है, कितनी दूर दूर लोगों को नमाज पढ़ने की या इबादत करने की इजाज़त दी जा सकती है, ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। और ये सब कुछ प्रशासन यानी कि थाना निजामुद्दीन है, उसके एसएचओ है, उनके साथ मिलकर के दिल्ली वक्फ बोर्ड की टीम जाएगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील वजी शफीक जाएंगे, हिमाल अख्तर जाएंगे, तमाम लोग मौके पर जाएंगे और जायज़ा लेंगे और वहाँ पर दायरे कितनी दूर दूर बनाए जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ें तय होंगी। और उसके बाद आज अपनी रिपोर्ट ये लोग फाइनल कर लेंगे। उसके बाद कल जब इस मामले में समाअत होगी तो उसके बाद साफ तौर पर अदालत जो है वो कोई वाज़े तौर पर कोई हुक्म सादिर कर सकती है कि कब से और किस तरीके से खोला जा सकता है, क्योंकि हालांकि ये मामला जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो कोरोना के केसेस हैं वो एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और दिल्ली की जो हालात है वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है और आज सीएम मीटिंग भी ले रहे हैं। तो क्या लगता है कल के फैसले में कुछ उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि 50 से ज्यादा अफराद को मरकज में जाने की इजाजत दी जाएगी? देखिए, जिस तरह का अदालत ने एक रिस्पांस दिया है, एक तरह का रास्ता बनाने की कोशिश की है और ये कहा है कि आप मौके पर जाएं, इंस्पेक्शन करें, वहां कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जा सकते हैं, तो उसी तौर पर इजाज़त दी जा सकती है। क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली में अभी कोई वाज़ेह तौर पर कितने लोग इबादत गाह में जाएंगे इसको लेकर के कोई वाज़ेह गाइडलाइन नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में इसको लेकर के गाइडलाइन ज़रूर आ गई हैं। तो अभी कोर्ट ये देखेगा कि जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि आपको मालूम है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मामले जो दिल्ली में तक आए हैं वो रिकॉर्ड टूट चुका है। 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार अलग तरह के कदम उठा रही है, तो उन चीजों को देखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए कितने लोगों को इजाजत दी जा सकती है पूरे तौर पर मरकज को खोलने का, शायद अभी हुक्मनामा ना आए, लेकिन मशरूत तौर पर मरकज खोलने की इजाजत जरूर मिल सकती है। साहबा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कल जो इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आएगा वो अहम माना जाएगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। खुर्रम शहजाद, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इस अर्जी को शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि इन आयतों को बढ़ाकर तलबा को गुमराह किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की अर्जी को बेबुनियाद बताया है, तो वहीं कोर्ट इस हवाले से खूब सरजनिश भी की। पाक कुरान के 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि 26 जो आयतें हैं वो हिंसा को भड़काती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उनकी याचिका को न केवल खारिज किया बल्कि 50,000 जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया। हमारे साथ फिलहाल रजा एकेडमी के फिलहाल चेयरमैन सैयद नूरी साहब हैं। सर, आपने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी और आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आधारहीन बताया, क्या कहेंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को मुसलमानों के अंदर एक एतमाद पैदा किया कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसमें किसी मज़हब के ताल्लुक़ से ऊंच नीच का मामला नहीं है। इस ताल्लुक़ से जो कुरान पाक की 26 आयतों के ख़िलाफ़ वसीम रिजवी ने पिटिशन दाखिल किया था, उसको न सिर्फ खारिज किया बल्कि उस पर 50,000 का जुर्माना लगाकर लोगों के एतमाद को, भरोसे को और मजबूत किया कि हमारे यहाँ के दस्तूर के मुताबिक कोई इस किस्म की हरकत नहीं होगी और किसी किताब के साथ और किसी धर्म के साथ और किसी मज़हब के साथ जो है उसके नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वकील साहब, ये बताया गया फंडामेंटल राइट्स है और मदरसों में भी इसको कानूनी मान्यताओं के आधार पर पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो हिंसा से ग्रसित हो। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई। बिल्कुल, इस पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि इस तरह का जो भी है मैटर आते हैं वो मेंटेनेबल भी नहीं है, सुनने लायक भी नहीं है और इस तरह कहकर खारिज करते हुए 50,000 की कॉस्ट लगा दी इनको। नूरी साहब, इस पूरे मामले में ये जरूर कहीं ना कहीं माना जाए कि अदालत के सामने वसीम रिजवी की जो दलीलें थी वो टिकी नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि वसीम रिजवी और अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि कुरान की हिफाजत वो फरमाने वाला है। इस तरीके से वसीम रिजवी जैसे कितने आए और कितने गए और कितने आएंगे, मगर कुरान के एक हर्फ को तब्दील नहीं किया जा सकता। तो पाक कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश जारी नहीं किया बल्कि जो याचिकाकर्ता हैं यानी कि वसीम रिजवी, उनकी याचिका को खारिज किया और उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार की दारुल हुकूमत पटना में वाक़ तारीखी खुदा बख्श लाइब्रेरी को मुनहदम करने का मंसूबा बनाया गया है। इस सिलसिले में मकामी इंतजामिया ने खुदा बख्श लाइब्रेरी के जिम्मेदारों को एक मकतूब रवाना किया है। लाइब्रेरी इंतजामिया ने मकामी इंतजामिया को लाइब्रेरी के मुनहदम करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब IPS अफसर अमिताभ कुमार दास ने अहम कदम उठाया है। उन्होंने लाइब्रेरी को बचाने का मुतालबा करते हुए सदर जमहूरिया को अपना पुलिस मेडल वापस किया है। चलिए सीधे बात करेंगे अमिताभ कुमार दास जी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ सर, न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। क्या लगता है आपको कि हुकूमत का ये फैसला कितना सही है? डेवलपमेंट की राह में क्या हेरिटेज को बर्बाद करके डेवलपमेंट की राह पर चला जाएगा? ऐसा है मोहतरमा कि ये डेवलपमेंट की बात ही नहीं है, ये पैसे की लूट होगी। और ये टेंडर माफिया है, बिहार में एक बहुत एक्टिव है टेंडर माफिया। और जितना भी ये फ्लाई ओवर बनते हैं या सड़कें बनती हैं उस सब में पैसे की लूट होती है, बंदर बांट होता है जी। और उस लूट में मंत्री से लेके संतरी तक का कमीशन बंधा रहता है और ये खुलेआम होता है, इसमें कोई शर्म हया वाली बात नहीं है। ये खुला खेल फरोखाबादी है और ये लोग पूरा लूटते हैं, पब्लिक को विकास की बात करते हैं कि तरक्की हो रही है, लेकिन ये बेसिकली लूट के लिए ये फ्लाईओवर वगैरह बनाए जा रहे हैं। अमिताभ सर, आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर इस मामले को लेकर पॉलिटिक्स की जा रही है बिहार में? जी, मैं तो कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, वो माफिया की कठपुतली हैं, माफिया के इशारे पर नाच रहे हैं और टेंडर माफिया को खुश करने के लिए उन्होंने खुदा बख्श लाइब्रेरी जैसी जो तारीखी लाइब्रेरी है उसको जमींदोज करने का हुक्म दिया है और मैं इसका बिल्कुल मुखालफत करता रहूंगा। आज जैसा आपने कहा कि मैंने सदर जमहूरिया को लौटा दिया है अपना पुलिस पदक और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है, इसमें पीछे नहीं हटना है। तो आपको क्या लगता है कि आपका मेडल वापस करना इस कार्रवाई में कुछ असर करेगा?
देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मैंने अपने स्तर पर कोशिश की है और मैंने बाकी लोगों से भी दरखास्त की है कि बाकी लोगों को भी जो सम्मान मिले हो, जैसे किसी को पद्मश्री मिलती है, किसी को कोई अवार्ड मिलता है, मैं उन लोगों से भी दरखास्त करता हूं कि वो लोग भी अपने अपने सम्मान को वापस करने लगे, तो इस पर एक प्रेशर बनेगा। बिल्कुल। और लाइब्रेरी के डायरेक्टर की तरफ से भी जो एनओसी में इनकार किया गया है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ जो इंतजामिया है, नुमाइंदे हैं, उन लोगों की तरफ से भी, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इसकी मुखालफत की जा रही है। तो क्या सरकार, आपके पास लगता है कि क्या सरकार के पास ये वाहिद रास्ता था कि लाइब्रेरी के पार्ट को मुनहदिम करके सड़क बनाई जाए या फ्लाईओवर बनाया जाए? क्या कोई और मुतबादिल इसके लिए है? नहीं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते थे, लेकिन सरकार पर तो ये पावर का एक नशा चढ़ गया है ना। तो जब पावर का नशा जब चढ़ जाता है तो आप ऐसे ही काम करने लगते हैं, आप तुगलकी फरमान निकालने लगते हैं, आप दिल्ली से दौलताबाद करने लगते हैं। सरकार के पास और भी रास्ते थे, लेकिन यहाँ तो सरकार टेंडर माफिया के इशारे पर काम कर रही है। इसलिए मैंने एक खुद तहरीक शुरू की है और उसका नाम है कि हर शख्स खुदा बख्श जी। और उसमें मैंने कहा है कि हर शख्स, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, हिंदू या मुसलमान हो, सबको आज खुदा बख्श खान बन के लड़ना है इस सरकार से। और हम एक ईंट को भी हम हिलने नहीं देंगे खुदा बख्श लाइब्रेरी की। और मैं आपको बताऊं मोहतरमा कि यदि खुदा बख्श लाइब्रेरी के लिए कोई पहली शहादत होगी तो वो अमिताभ कुमार दास की होगी। बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं इस मामले में डटे रहेंगे। और अगर हम देखें तो अमिताभ साहब कि एक तरफ नीतीश कुमार उर्दू के तहफ्फुज की बिहार में बात कर रहे थे इलेक्शन के दौरान, और वो कह रहे थे कि लाइब्रेरी को लेकर उर्दू को फरोग दिया जाएगा, और दूसरी तरफ इस तरीके का फैसला कि रोड बनाने के लिए लाइब्रेरी, जो कि कदीम लाइब्रेरी है, 130 साल पुरानी ये लाइब्रेरी है, उसको मुनहदिम करना किस हद तक जायज आप मानते हैं? बिल्कुल गलत है। ये नीतीश कुमार तो आप जानती हैं, इनका पूरा नाम ही पलटू राम पड़ गया है। ये तो एक जमाने में कहता था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और आज जाके तड़ी पर होम मिनिस्टर की गोद में बैठा हुआ है। तो इसकी बात पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव के समय लोगों को उल्लू बनाने के लिए उर्दू फारसी की बात कर रहा था, लेकिन आज टेंडर माफिया के इशारे पर खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने पर आमदा हो गया है। तो इस पलटू राम की बात का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी को लेकर मुखालिफत का दौर शुरू हो गया है, तमाम तरफ से मुखालिफत की जा रही है। और आईपीएस अफसर अमिताभ कुमार जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपना पुलिस मेडल सदर जमहूरिया को वापस कर दिया है ताकि खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाया जा सके। अब आगे इसमें देखना होगा कि बिहार हुकूमत और नीतीश कुमार की तरफ से इस लाइब्रेरी को लेकर क्या कुछ फैसला किया जाता है, क्या इस फैसले को वापस लिया जाएगा या फिर हुकूमत अपने इस फैसले पर डटी रहेगी। अमिताभ सर, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने खौफ का साया मजीद गहरा कर दिया है। मुल्क में कोरोना के 1,68,912 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 904 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इसी अरसे में 75,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मजमूई तौर पर 1,27,27,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 1,21,56,529 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 1,70,179 अफराद की मौत हुई है। अब तक 10,45,28,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा मुल्क में कोरोना की रफ्तार हर रोज तेज होती जा रही है। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में 10,776 मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में कोरोना से 48 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की मजमूई तादाद 7 लाख से तजावुज कर गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नजर आज सीएम अरविंद केजरीवाल 12 बजे से मीटिंग करेंगे। दिल्ली में 10,774 10,774 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 9.43% और टेस्ट किए गए थे 1,14,288, मतलब 1,15,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं दिल्ली में। और पूरे देश में कल देश का रात को जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 1,70,000 से भी ज़्यादा ऊपर क्रॉस कर गया नंबर। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी। लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के ना। दो ही चीज़ें हैं, एक आईसीयू है और एक वार्ड है।
दो ही तरह के बेड होते हैं। वेंटिलेटर का जब स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले, तब वेंटिलेटर की इशू ज़्यादा बड़ा था। अभी अगर HFNO है, बाईपेप है या हाई फ्लो ऑक्सीजन है, दे आर इक्वली गुड। उसके लिए वेंटिलेटर के हर एक पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 2-3% लोगों को होती है। होता क्या है कि जो वेंटिलेटर बेड है, अगर वो ऑक्यूपाइड है तो उसको लिखते हैं भाई वेंटिलेटर पे बेड पे एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर बहुत कम पेशेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में 30 पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, पर वेंटिलेटर पे एक भी नहीं है। ऐसे LNJP हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर बेड के ऊपर 60-70 पेशेंट होंगे, बट उसमें से वेंटिलेटर के ऊपर, एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर शायद 2 या 3 पेशेंट हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के हवाले से दिल्ली हुकूमत ने आज जायजा मीटिंग की। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हंगामी मीटिंग तलब की थी। मीटिंग के बाद अस्पतालों में मजीद बेड्स में इजाफे के हवाले से हिदायत जारी किए गए हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में हम अगर देखें तो 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए आला अधिकारी मौजूद रहे और इस समीक्षा बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ICU बेड्स को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल्स को एक बार फिर से फुली कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ताकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में कोई भी अपने इलाज से ना छूट पाए। और इसीलिए अब एक बार फिर दिल्ली के निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को फुली कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा, इस निर्देश को भी दिया गया है। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबके सहयोग की उन्होंने मांग की और उन्होंने सबसे लगातार यही अपील की है कि मास्क का इस्तेमाल करें और अगर किसी तरीके से कोई लक्षण होता है तो घबराएं नहीं और हॉस्पिटल भागने के लिए ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पर ना करें। जब ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तभी हॉस्पिटल्स में जाएं, होम आइसोलेशन पर ज़्यादा जोर दें। और इसके साथ ही DDMA ने जिस तरीके से कई सारे कड़े निर्देश यहाँ पर दिए हैं, तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार कोविड से लड़ने के लिए नई रणनीति बना रही है, नए एक्शन प्लान लेकर आ रही है, तो इन एक्शन प्लान्स का किस तरीके से दिल्ली के बढ़ते कोरोना पर असर होता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन फैलती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। कल एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट के 3 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद जजेस ने वर्चुअल तरीकेकार पर केसों की समाअत करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब घर बैठे वर्चुअल तरीके से ही केसों की समाअत करेंगे। महाराष्ट्र वो रियासत है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना करीब 60,000 नए मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 63,294 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 349 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि सिर्फ मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां एक दिन में 9,986 मामले सामने आए हैं। वहीं 79 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, जिसको लेकर हुकूमत फिक्रमंद है। वहीं काबीनी वजीर नवाब मलिक ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तशवीश जाहिर की है। उनका कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में ऑक्सीजन और ICU बेड्स की कमी हो सकती है, लेकिन हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र ने पहले ही कुछ कड़े नियम लागू किए। मॉल, दुकान, थिएटर, धर्मस्थल, राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी ये लगातार जारी है। साथ ही में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन भी लागू किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति गंभीर बन रही है। ऑक्सीजन हो चाहे ICU बेड्स हो, इसकी कमी आने वाले दिनों में हो सकती है। इसको लेके लगातार 2 दिन से मुख्यमंत्री महोदय अधिकारियों के साथ, अलग अलग मंत्री, टास्क फोर्स के लोगों के साथ क्या किया जा सकता है उसका अंदाज ले रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो टास्क फोर्स का मत है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, लेकिन इसको लेके कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट के और साथी हैं, सभी बैठ के चर्चा करेंगे
और जो टास्क फोर्स का एडवाइस है उसको लेके क्या फैसला किया जा सकता है वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से फैसला होगा। नांदेड़ में कोरोना के हालात काफी संगीन होते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा ही हो रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और इसी रफ्तार से अगर कोरोना मुतासरीन बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में अस्पतालों का लोड काफी बढ़ जाएगा। इसीलिए जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से भक्ति लाइन्स में जंबो कोविड हेल्थ सेंटर शुरू किया जा रहा है। जंबो कोविड हेल्थ सेंटर में पहले मरहले में ऑक्सीजन की सहूलत याफ्ता 125 बेड लगाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में इसको बढ़ाकर 200 बेड तक किया जाएगा। भक्ति लाइन्स में कोविड हेल्थ सेंटर का काम जंगी पैमाने पर जारी है। पूरे हॉल में ऑक्सीजन लाइन बिछाई जा रही है। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 2251 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 79,000 से जायद अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 2251 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 355 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस की वबा मुल्क भर में तेजी से फैलती जा रही है। माह रमजान की आमद के पेश नजर आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा की कई मसाजिद के बाहर मुस्लिम डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से कोरोना से मुतालिक शऊर बेदार किया गया। सोसाइटी के सदर सैयद अलीम ने बताया कि शहर के अलावा अजला में भी शऊर बेदारी प्रोग्राम रखा जाएगा। उन्होंने मसाजिद को आने वाले तमाम मुसल्लियों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की है। रमज़ान में इंशाअल्लाह हम इबादत करना है। पिछले रमज़ान में ये कोरोना के वायरस की तरफ से हम घरों में इबादत करते थे। आज अल्लाह का फजल है कुछ कम हुआ है। जब नमाज को आते तो मास्क कंपलसरी लेके आना। हम नमाज को आते मास्क कंपलसरी लेके आना, हाथ धो लेना, साबुन से हाथ धो लेना, ये भी जो भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब काम करने के लिए ये हमारे लिए फ़ायदा है। मुस्लिम डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से हम बैनर हर जगह बैनर रखा गया। जो भी प्रिकॉशंस लेना है, जो भी तेलुगु में उर्दू में जो भी है लिखा गया, बैनर मस्जिदों के बाहर बैनर ने बंधा गया। हम प्रिकॉशन को सामने लोगों को बताने का, ये कोरोना वायरस के बारे में अवेयरनेस देने का प्रोग्राम करना चाहिए।